नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल सिर्फ राज्यसभा चुनाव का नहीं है, बल्कि कांग्रेस की चुनावी रणनीति, नेतृत्व और संगठन की कार्यशैली का है। जिस सीट पर कांग्रेस मुकाबले में थी, वहां चुनाव होने से पहले ही खेल खत्म हो गया। उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली और बीजेपी ने तीनों सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल कर परचम लहरा दिया। लेकिन अब सवाल कांग्रेस के भीतर से ही उठ रहे हैं। पार्टी के पूर्व नेता नरेश ज्ञानचंदानी के बाद अब कांग्रेस के ही पूर्व प्रदेश महामंत्री प्रदीप शर्मा ने अपनी ही पार्टी के नेतृत्व से सीधे सीधे सवाल पूछे हैं। और सवाल क्या पूछा है? उनका कहना है कि आखिर इतनी बड़ी चुनावी चूक हुई कैसे, नामांकन रद्द होने का जिम्मेदार आखिर कौन है और अब तक किसी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दिग्विजय सिंह जैसे अनुभवी रणनीतिकार का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए था। यानी अब चर्चा इस बात की भी है कि क्या कांग्रेस अपने ही अनुभवी नेताओं की सलाह और अनुभव को नजरअंदाज कर रही है? क्या कांग्रेस की हार की वजह बीजेपी की रणनीति है या कांग्रेस की लापरवाही? क्या नामांकन रद्द होना सिर्फ एक तकनीकी गलती थी या संगठन की बड़ी विफलता? सबसे पहले सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीनाक्षी नटराजन ने आखिर क्या कुछ कहा। मैं तो पहले दिन से कह रही हूं कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है। और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ, जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहां पे खड़े होते हैं, तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। राज्यों के तो खिलाफ ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे। हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए हैं। वही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि यह घटना देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक धब्बा है, जिसे बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत ने अंजाम दिया। सुनिए जीतू पटवारी को। घटनाक्रम राज्यसभा का चला, उससे भयभीत हो गए नरेंद्र मोदी, भयभीत हो गए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व, और अंतोगत्वा उन्होंने वो क्राइम कर दिया, वो अपराध कर दिया जो सरपंच के चुनाव में, जनपद के चुनाव में, गांव-गांव, गली-गली, इस तरीके के छोटे चुनाव में जो घटनाक्रम होते रहते हैं, उस तरीके का सबसे उच्च सदन में राज्यसभा का नामांकन निरस्त करना। तो वही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का पालन जरूरी है। अगर कोई प्रत्याशी अहम जानकारी छिपाता है तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। सुनिए। सब प्रोसेस से हुआ है, तो इसलिए ये तो कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि वो उलट एक और आप देखोगे, कांग्रेस ने ये अपने बच के भागने का रास्ता ढूंढा। कांग्रेस के अंदर मालूम था कि कांग्रेस अगर वोट डलेगी तो कांग्रेस के पास में 4 वोट ज्यादा है, लेकिन 4 वोट तो छोड़ो, 14 वोट कांग्रेस के कम पड़ रहे थे। तो कांग्रेस के अंदर जितनी फूट फर्जियत है, कांग्रेस अपनी एक सीट के लिए 4-4 दावेदार लेके तो यहाँ बैठी थी, 5वां राहुल गांधी जी ने भेज दिया। तो स्वाभाविक रूप से कोई होना था जो हुआ। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। और वरिष्ठ पत्रकार प्रवेश गौतम जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। गौतम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। शुरुआत जितेंद्र जी आपसे कर रहा हूं। पहले, आज से पहले भारतीय जनता पार्टी ये सवाल कर रही थी कि आखिर चूक कैसे हुई, मीडिया भी कांग्रेस से यही सवाल कर रही थी, लेकिन पूर्व नेता नरेश ज्ञानचंदानी के बाद अब पूर्व प्रदेश महामंत्री प्रदीप शर्मा भी यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पार्टी के भीतर इसकी जवाबदेही कौन देगा। कार्रवाई को लेकर सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि चूक जो हुई है क्या उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है। एक तरफ आपका आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन को लेकर, उसके इतर जो पार्टी के भीतर सवाल उठ रहे हैं, उस पर कांग्रेस क्या जवाब देगी? नहीं, देखिए, सवाल इस बात का है कि पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं को जवाब देने की नौबत जब आती है, जब कहीं कोई चूक हुई, कहीं कोई चूक नहीं हुई। मुझे लगता है राघवेंद्र जी, आपको पूरा घटनाक्रम की जानकारी है। आप ये देखिए किस तरीके से पीछासीन अधिकारी ने लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया। देखिए, आप बात को समझिए राघवेंद्र जी, एक आपत्ति मीनाक्षी नटराजन के नाम पर आई, एक आपत्ति परिमल नाथवानी के नाम पर भी आई झारखंड में। दोनों आपत्ति आई, दोनों में शपथ पत्र को लेकर आपत्ति थी। परिमल नाथवानी को
एक दिन का समय दिया गया और उनसे कहा गया कि संशोधित शपथ पत्र जमा कर दीजिए। संशोधित शपथ पत्र दूसरे दिन 11 बजे जमा हुआ, स्वीकार कर लिया गया। मीनाक्षी नटराजन को क्यों तो एक दिन का समय नहीं दिया गया, मैं पूछता हूं। और गलती का जहां तक सवाल है, जब उस फॉर्म 26 को आप पढ़ेंगे, उसमें साफ लिखा है कि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला है क्या, उसका जिक्र कीजिए। नोटिस का जहां तक मामला है, नोटिस विरुद्ध शासन कहीं कोई अगर जारी हुआ होता तो कांग्रेस की गलती समझ में आती। एक महिला ने एक नोटिस दिया, उसमें उसने ये कहा कि चूंकि आप कांग्रेस की प्रभारी थी, आपको कार्रवाई करनी थी, उन्होंने उसका जवाब दे दिया। नोटिस को पढ़िए आप, नोटिस में क्या लिखा है, क्या आपके खिलाफ मामले को संज्ञान में लिया जाए कि नहीं लिया जाए। उन्होंने लिख दिया कि मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं बनता, इसे संज्ञान में न लिया जाए। इसको आपराधिक कृत्य मानेंगे, इसको अभियुक्त की श्रेणी में माना जाता है क्या? आपत्ति देखिए। दूसरी चीज ये, रोहित आर्या कौन है? रोहित आर्या चीफ जस्टिस है। चीफ जस्टिस को किसी भी प्राधिकरण में, किसी भी अदालत में जाने का अधिकार है क्या मध्य प्रदेश के अंदर? कहीं नहीं। क्यों बैठे थे? क्योंकि शासन की मदद करना चाह रहे थे। शासन ने इसलिए बैठाला था कि एक रिटायर्ड मजिस्ट्रेट, रिटायर्ड जज जाएगा हाई कोर्ट का, तो निश्चित तौर पर दबाव बनेगा। रोहित आर्या किस हैसियत से वहां थे आप बताइए? जबकि मैनुअल ये कहता है कि रिटायर्ड जज हाई कोर्ट का किसी भी प्राधिकरण में, किसी भी अदालत में शामिल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश में किस हैसियत से बैठे? लेकिन जितेंद्र जी, सवाल भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है कि यह असंतोष, पार्टी के भीतर असंतोष का यह नतीजा है। मुख्यमंत्री की भी बात हमने सुनवाई, वो कह रहे हैं कि 4-4, 5-5 प्रत्याशी आपके पास थे, आपने केंद्र से प्रत्याशी लाया, बाहर से प्रत्याशी लाया, इससे असंतोष था, तो इसलिए इसकी मॉनिटरिंग आपके फॉर्म की, जो कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है नॉमिनेशन जो है, उसकी मॉनिटरिंग सही से नहीं हुई। आपके पास कानून के पंडित तमाम भरे हुए हैं, कितने वकील आपके पास है, फिर भी इसकी कानूनी प्रक्रिया की जांच आप लोग स्वतः नहीं किए, इसका भी क्या नतीजा है? सवाल कर रहे हैं, मेरे जवाब सुनने को तैयारी नहीं है। नहीं, अरे कह रहा हूं पूरी निगरानी हुई, पूरी जांच हुई, हम तो सुनने उसके के लिए बाद बैठे फॉर्म ना भरा साहब। गया। आप कह रहे हैं आपके पास एडवोकेट्स थे, आपने जांच नहीं की। अरे हमारी गलती तो बताइए क्या? हमने जांच करके, एडवोकेट्स का पैनल बैठा था, उसके जवाब लिया, उस पर फॉर्म भरा। आप कह रहे हैं आपके पास पैनल था, आपने निगरानी नहीं की। सारी निगरानी। अब जब आप एक नया कॉलम बना दे कि साहब अगर नोटिस भी हुआ था तो आपको उसका जिक्र करना था, जबकि आप फॉर्म 26 को पढ़ेंगे, उसमें एक कॉलम है, आप पर दोष सिद्ध हुआ है, आप पर कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है, तो उसकी जानकारी दीजिए। ना हमारे ऊपर दोष सिद्ध हुआ, ना हमारे ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है। प्राइवेट व्यक्ति अगर कोई इस्तेगासा लगा के नोटिस देता है जिसमें कोर्ट पूछता है क्या संज्ञान लिया जाए, हमने मना कर दिया, क्योंकि हम डायरेक्ट इसमें दोषी नहीं है, इसमें संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने आप को अभियुक्त लिख दें, हम अपने आप को अपराधी लिख दें, ऐसा तो संभव नहीं है। ठीक है दुर्गेश, जानकारी मांगी गई, सब जानकारी दी है। ठीक है दुर्गेश जी, राजनीतिक जीत आप लोग बता रहे, राजनीतिक जीत है या टेक्निकल जीत इसको कहें? और जो आरोप लगा रहे जितेंद्र जी, उसको लेकर क्या जवाब देंगे कि ऐसा कुछ था ही नहीं तो हम क्यों करते? आपकी और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत की वजह से इनको यह परिणाम झेलना पड़ रहा है। दुर्गेश जी, देखिए कांग्रेस की स्थिति इस समय पे शब्द नहीं है मेरे पास क्या कहना चाहिए, क्योंकि अभी जो प्रैक्टिस कांग्रेस कर रही है राघवेंद्र जी, ये प्रैक्टिस इनको पहले जब नामांकन भर रहे थे तब कर लेनी चाहिए थी। इनका जो लॉयर्स का पैनल है, इनके जो लीगल एडवाइजर हैं, उनको पूरी ताकत के साथ इन सब चीजों को उसमें फॉर्म जब भर रहे थे तब पूरी इनको टीम लगानी चाहिए थी। अब ये और एक प्रैक्टिस ये भी होती है राघवेंद्र जी कि आप एक डमी कैंडिडेट भी आप उतारते हो। कल अगर एक कैंडिडेट का फॉर्म अगर रिजेक्ट हो जाए, अगर उसमें वो त्रुटि हो, और कांग्रेस अभी अदालत का फैसला कांग्रेस के खिलाफ आ चुका है मुकेश मल्होत्रा के वाले मामले में, तो इनको उस चीज से सबक लेते हुए पूरा लीगल एडवाइजर, लीगल पैनल इनको साथ में उतारना था और उसके साथ साथ ये सब चीजें करना था। पर जीतू पटवारी जी तो जीतू भैया हैं, अपने हिसाब से अपनी मौज में चले जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत बंद है उनकी, लोगों से मिलना जुलना बंद है, और सिर्फ अपने आप को ही उन्होंने सर्वे सर्वा मान लिया है कांग्रेस का। यही कारण है जो कांग्रेस के गुट हैं, फिर चाहे दिग्विजय सिंह जी का गुट कह दें, कमलनाथ जी का गुट कह दें, अरुण यादव जी का गुट कह लें, राहुल भैया का गुट कह दें, कांतिलाल भूरिया का गुट कह दें, ये एक लंबी लाइन है
और निश्चित रूप से हम पहले से ही कह रहे थे कि कांग्रेस दलों में बटी हुई है, गुटों में बटी हुई है, कबीलों में बटी हुई है और टुकड़ों में बटी हुई है। इनके जो छत्रप है वो चाह रहे थे कि जैसे ही मीनाक्षी नटराजन का नाम घोषित हुआ, इनके यहाँ विरोधाभास के स्वर उठने लग गए। आपने खुद देखा कि कैसे लोगों ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को सलाह देने का काम किया कि आप अपना जो आपने निर्णय हो पाए उसको बदलने का काम करें। अभी निर्णय बीच में इस्तीफे होना शुरू हो गए, तो ये रसाकशी, इनकी आपसी रसाकशी है। अब चुनाव आयोग के पास अगर आप अपने जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उसको छुपाओगे, और हमारी तो तेलंगाना में सरकार भी नहीं है, हमने तो बड़ी उससे कहा कि हमारी वहां पे कोई सरकार नहीं है। उसके बाद भी जो कांग्रेस के नेताओं ने जो चीजें उपलब्ध कराई उसमें उनके आधार पे हमने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई, हमारे एडवोकेट्स के पैनल ने उस शिकायत को दर्ज कराई और उसको मान्य किया। तो इसमें हम कहाँ गुनहगार हो गए, हम कहाँ दोषी हो गए, जिसके लिए कांग्रेस बार बार इतने प्रदर्शन करने का छोटा सा काम जवाब, कर रही है। प्रवेश जी के पास में चलूंगा। जितेंद्र जी, छोटा सा जवाब है। देखिए राघवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी कैसे दोषी हो गई? भारतीय जनता पार्टी ऐसे दोषी हो गई कि अनाधिकृत रूप से रोहित आर्या को लेकर के बैठा दिया। राहुल कोठारी कौन है? जबकि आपत्ति लगती है या तो कैंडिडेट लगाता है, महेश केवट को लगानी थी या उसके किसी एजेंट को लगानी थी। रोहित आर्या आपत्ति लगा रहे हैं और वहां पीठासीन से कह रहे हैं पार्टी की तरफ से हमारी आपत्ति है, जबकि पार्टी को अधिकार नहीं है, कैंडिडेट या उसका एजेंट। जब उनसे कहा गया कि पार्टी को अधिकारी नहीं है तो उन्होंने उसका नाम बदल के वही पर पेन से काट के कुछ और लिख दिया। राहुल महेश भट्ट की आपत्ति में अगर इस बात का जिक्र हो तो हम अपनी गलती मानने को तैयार हैं। महेश भट्ट की जो आपत्ति है उसमें कहीं कोई एफिडेविट का जिक्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की साजिश के तहत रोहित आर्या को भेजा गया, राहुल कोठारी को भेजा गया। जितेंद्र जी, एक चीज और समझाइए ना, गुटबाजी की तस्वीर क्यों सामने आ रही है? अब देखिए, कमलनाथ की तरफ से इस वक्त कोई टिप्पणी नहीं, हालांकि दिग्विजय सिंह जरूर एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल यह भी है ना कि जिस झारखंड का आपने जिक्र किया, परिमल नाथवानी, वहां सलमान खुर्शीद जैसे बड़े वकील उनके साथ लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में क्या था? आप लोग मीनाक्षी नटराजन को छोड़ के बेंगलुरु टूर पर निकलने की तैयारी कर रहे थे, उनके साथ यहां कौन था उस वक्त? ये समझाइए जरा। आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े पैनलिस्ट आपके साथ थे, सलमान खुर्शीद वहां झारखंड में डटे हुए हैं, लड़ रहे थे, यहां कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं, इसलिए सवाल सामने आ रहा है। जल्दी से फिर मैं प्रवेश जी के पास जाऊं। निश्चित तौर पर हमारे एडवोकेट यहाँ खड़े हुए थे, आपको याद होगा अजय गुप्ता, जेपी धनोपिया खड़े हुए थे, अभिषेक मनु संघवी और विवेक तनखा दिल्ली में पैरवी कर रहे थे, लगातार चुनाव आयोग से मिलने का समय मांग रहे थे। चुनाव आयोग ने मिलने का समय नहीं दिया और दिया तो फैसले पे विचार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में रात के 1 बजे हमने पिटीशन लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने हमसे ये कहा है चुनाव आयोग की कार्रवाई के बाद आप आइए, रिट पिटीशन लगाइए, और हम रिट पिटीशन चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के बाद 18 तारीख के बाद न्यायालय में जाएंगे। न्यायालय से हमको न्याय मिलेगा। इस पूरे प्रक्रिया की टेक्निकलिटी मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये क्या है, रणनीतिक जीत है भारतीय जनता पार्टी की या संज्ञानात्मक हार की ओर इशारा कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर है? और ये जो पूरा प्रोसेस रहा अब तक, सुप्रीम कोर्ट तक जब कार्रवाई गई, वहां से भी सुप्रीम झटका जरूर कांग्रेस को लगा। इस पूरे प्रोसेस में टेक्निकलिटी क्या है, टेक्निकल चीजें क्या हुई, जरा विस्तार से समझाइए। देखिए राघवेंद्र जी, गुटबाजी या ये तो सेकेंडरी मैटर है, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट होना, वो भी जिन पॉइंट्स पे, वो पॉइंट्स मेरे भी समझ के बाहर है। यदि मैं फॉर्म 26 की बात कर लेते हैं जो एफिडेविट में गलत, जिसका आधार बनाया गया, उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पे, यदि आपके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण चल रहा है तो उससे संबंधित जानकारी दें, जैसे एफआईआर नंबर, उसकी तारीख, पुलिस स्टेशन, केस रजिस्टर्ड हुआ तो उनकी धाराएं, चार्ज लगे हैं तो वो धाराएं, जो भी XYZ। इस पूरे मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जिस BNS की धारा 223 के तहत मेरी जो समझ कहती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जिसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप यदि किसी की शिकायत कर दें किसी जांच एजेंसी में किसी व्यक्ति के विरुद्ध, और जांच एजेंसी को लगता है कि यार शिकायत अभी FIR के लायक नहीं है, पहले हम इसकी और पड़ताल कर लें, तब PE दर्ज होती है, उसे कहते हैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। CBI भी करती है, EOW भी करती है, लोकायुक्त भी करती है और शायद ED भी करती है, और उसके तहत नोटिस भेजा जाता है कि आप आइए और बयान दीजिए। उसके बाद निर्णय लिया जाता है कि क्या उक्त व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला बनता है या नहीं, और यदि बनता है तो कानून की किन धाराओं में। तो जैसा जितेंद्र जी ने कहा, मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं, यदि मीनाक्षी नटराजन जी वहां पे अपने आप को बतौर अभियुक्त या आरोपित लिख देती
तो कोर्ट में संभवतः उनका केस कमजोर होता, और टेक्निकली देखा जाए तो ये लिखना ठीक नहीं था। चुनाव आयोग की भूमिका जरूर सवालों के घेरे में आती है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान सिर्फ इतना है कि एक कागज उन्होंने जमा किया जिसको इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट करते हुए उनकी नामांकन को रद्द कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इसको रद्द नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस पे अभी सुनवाई नहीं करेंगे, आप पहले उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ऐसा मेरे हिसाब से अभी तक जजमेंट आया नहीं है मेरे पास, लेकिन जो मेरी प्रारंभिक जानकारी है उसमें यह कहा है कि पहले आप सारे प्रोटोकॉल फॉलो करिए, यानी इलेक्शन पिटीशन में आइए, क्योंकि अब रिजल्ट भी अनाउंस हो गया है, और जो चैनल्स हैं यानी इलेक्शन कमीशन पे जाइए, उनका रिप्लाई लीजिए, फिर जब आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तब आप हमारे पास आइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की मेरिट या डीमेरिट पे कोई भी कमेंट नहीं किया है। तो रिजेक्शन ये नहीं कहेंगे कि भाजपा की या इलेक्शन कमीशन की या किसी की जीत हो गई, ये जरूर कहेंगे कि उन्होंने कहा ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है जिसमें भी दायर की गई थी। भारतीय जनता पार्टी को एक एडवांटेज जरूर मिला है। कांग्रेस का यह बात भी सत्य है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, और मीनाक्षी नटराजन का चयन करते वक्त केंद्रीय आला कमान ने शायद कुछ चीजें स्थानीय स्तर पर दरकिनार की जो उनको नहीं करना चाहिए था। अब कांग्रेस एकजुट है या नहीं, इसका प्रमाण तो तब मिलता जब विधानसभा के अंदर पोलिंग होती, लेकिन जब पोलिंग हुई नहीं तो हम ये कैसे कह दें कि ये बल्लेबाज ने मैच फिक्स किया है या नहीं। तो ये कहना गलत होगा कि इनकी विधायक जो है वो टूट फूट के, हालांकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक माहौल बनाया गया कि 10, 12, 14, 15 विधायक हमारे संपर्क में है। यही दावा कांग्रेस के नेताओं ने भी किया कि भाजपा के विधायक भी हमारे संपर्क में है। तो भाई पैविलियन में बैठ के कोई कुछ भी कह दे, मैं 100 रन बनाऊंगा, 200 बनाऊंगा, उसका कोई औचित्य नहीं जब तक वो पिच में ना उतरे। यहां तो मैच ही रद्द हो गया, इसलिए सवाल करना कि गुटबाजी थी, विधायक टूट जाते, ये सब बेईमानी है। पर इसमें मुख्य बात जरूर एक आती है, जैसे कि आरोप उठे कि राहुल कोठारी प्रदेश महामंत्री हैं, उन्होंने किस हैसियत से वहां पे आपत्ति जताई, और सबसे बड़ी बात इलेक्शन कमीशन ने उसको ऑन रिकॉर्ड ले लिया। तो फॉर्म 26S में कोई भी व्यक्ति यदि इस तरह पे लिखने पे आएंगे तो राघवेंद्र जी मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी नेता हो, मुझे लगता है 50% से ज्यादा नेताओं के विरुद्ध इस तरह के नोटिसेस अलग अलग मामलों में आए होंगे। जमीन अतिक्रमण का मामला हो सकता है, व्यक्तिगत विवाद का मामला हो सकता है, लेन देन का मामला हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन आप जो मैच कह रहे हैं, जैसे बारिश के दौरान अगर मैच बाधित हुआ, मैच को रद्द किया जाता है, तो डीआरएस सिस्टम लगता है, उसकी तैयारी होती है। जो पहले बैटिंग करने जो टीम आती है वो तैयारी करते हैं कि स्कोर बोर्ड पर एक बड़ा लक्ष्य रखा जाए। जो इस वक्त कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती आ रही है, उसको कांग्रेस के भीतर ये बात पहले से भी होगी उसके ध्यान में कि ऐसा हो सकता है। तो जो बात डमी कैंडिडेट को लेकर हो रही है, क्या एक रणनीतिक चूक है, तैयारी जो है कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए थी? मैं ये सवाल समझ रहा हूं। राघवेंद्र जी ये बहुत अच्छी बात है, मैं उस पर आ ही रहा था, आपने होगा डमी कैंडिडेट। जब भी हमारे पास वोट्स मार्जिनल होते हैं या हमारे कैंडिडेट के ऊपर कोई शंका हो कि शायद कुछ दिक्कत आ सकती है, तो एक डमी कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, शायद दुर्गेश जी इस पे और रोशनी डाल सकते हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव में जब भोपाल से साध्वी प्रज्ञा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर रही थी, तब पूर्व सांसद आलोक संजर जी ने भी डमी कैंडिडेट के रूप में नामांकन किया था, क्योंकि साध्वी जी के ऊपर शायद एक मामला चल रहा था, वो बम्बल ब्लास्ट वाला। तो एक आशंका थी कि कहीं कोई आपत्ति ना आ जाए, जजमेंट ना आ जाए, तो इनकी नामांकन फॉर्म रद्द ना हो जाए। तो ये समझदारी थी बीजेपी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस में यह गलती क्यों हुई, यह सबसे बड़ा सवाल है। और मैं आपको कह दूं राघवेंद्र जी, मैंने खुद कई नेताओं से जब बात की, जब मैं गया देखा, तो कांग्रेस के अंदर कई नेता हताश थे मीनाक्षी जी के नाम आने से। क्यों? क्योंकि मीनाक्षी जी व्यक्तिगत तौर पर काबिल इंसान हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस की संगठनात्मक दृष्टि से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अंदर जो बात चल रही थी उसको लेकर एक्सेप्टेबल वो नाम नहीं था। दुर्गेश जी, आप पर तमाम बड़े वही आरोप शुरू से लग रहे हैं, जब से नामांकन रद्द हुआ है, निरस्त हुआ है मीनाक्षी नटराजन का, कि आप लोगों ने खेला किया है। क्या योगदान था, और जो आधार आपको जो लिंक मिला वहां से तेलंगाना से, उस लिंक में क्या था ऐसा कि आपने पेश किया और वहां से सब कुछ एक्सेप्ट हुआ, तस्वीरें सीधे उलटफेर हो गई? नैतिकता के आधार पर क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगता है कि एक मौका मिलना चाहिए था मीनाक्षी नटराजन को, जिस तरह से झारखंड में मिला आपके निर्दलीय प्रत्याशी को? और दूसरा सवाल, कि आपको नहीं लगता है कि मजबूत लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की भी आवश्यकता होती है, उसकी भूमिका की आवश्यकता होती है? लेकिन ये तस्वीरें रहेंगी तो फिर लोकतंत्र मजबूत कैसे रहेगा? केसवानी साहब। देखिए राघवेंद्र जी, हम तो चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, पर जैसा वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय हमारे प्रवेश गौतम जी ने अभी पूरी बात को उन्होंने रोशनी डालने का काम किया, तो कांग्रेस को अगर चीजें कुछ नहीं समझ में आ रही है तो वो प्रवेश जी से भी जाके पूछ सकती है, वो सब समझा देंगे। दूसरी चीज ये कि
अभी अभी कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा जी का जो नामांकन था वो अदालत ने इसीलिए ही उसको डिस्क्वालीफाई किया कि आपने जानकारी छुपाई है आपराधिक मुकदमे की। चलो आप कह रहे हैं कि वो आपराधिक मुकदमा नहीं है या कुछ भी है, तो आपने उसमें जवाब पेश क्यों किया? जब कोर्ट सम्मन आदेश जारी करता है, सम्मन जारी करता है, तो वो इसी कारण जारी करता है। और वो केस के बारे में उनको डिटेल देखने में क्या था, और जैसा गौतम जी ने कहा कि एक डमी कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए था, क्यों नहीं किया इन्होंने डमी कैंडिडेट? और जो विरोध के स्वर थे, हमने तो हमारे पहले शुरू में 2 कैंडिडेट ही घोषित किए थे, पर कांग्रेस ने जैसे ही मीनाक्षी नटराजन जी का विरोध शुरू होना हो गया, तो यह निश्चित रूप से कई कांग्रेस विधायकों की अंतरात्मा जो विकास चाहते हैं प्रदेश का, जो जन भावनाओं की कद्र करते हैं, उन्होंने निश्चित रूप से इस ओर इंगित किया कि वो मीनाक्षी नटराजन के साथ नहीं जाएंगे। और पूर्व में भी हमने इस बात को कहा था कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की अंतरकलह है, उस अंतरकलह की ही वजह से ये परिणाम हुए। बाकी हमारा तो उस चीज से कोई लेना देना ही नहीं था, हम तो पहले से इस चीज को बोलते आ रहे थे कि हमारे कैंडिडेट भी 2 सीटों पे है, पर जैसे इन्होंने अपना कैंडिडेट घोषित किया उसका विरोध होना शुरू हो गया। इनके ही कांग्रेस के नेताओं को, अपने विधायकों को भरोसा नहीं था और प्लेनों में बिठाना शुरू कर दिया उन्होंने कि हम किसी दूसरे राज्य में पिकनिक मनाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो ये सब चीजें प्रदेश की जनता ने देखा है और जनता निश्चित रूप से समझती है कि कांग्रेस का जो आपसी अंतरकलह है वही इन सब चीजों का कारण है। इनकी सरकार भी पहले क्यों गई? इनकी अंतरकलह के कारण गई। अभी फिर देख रहे हैं आप, ये अंतरकलह है कांग्रेस की। और निश्चित रूप से हम भी राजनीतिक दल हैं, हम जनता की सेवा के मिशन से राजनीति में, पर हम भी एक राजनीतिक दल है। अगर राजनीतिक कोई फायदा होता है तो निश्चित रूप से वो भी हमारा अधिकार है। वही ना, टेक्निकल जीत आपकी हुई है, उसी को लेकर तो मैंने शुरुआत में आपसे सवाल किया। जितेंद्र जी, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल जो दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेताओं को लेकर खुद आपके पूर्व महामंत्री ने सवाल किए हैं कि दिग्विजय सिंह और जो बड़े बड़े नेता थे उनके अनुभव को आप लोगों ने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो होता तो शायद जो और टेक्निकल ग्लिचेस की बात हो रही है, जो तैयारियों में जो चूक रही है जिसको लेकर चर्चा हो रही है, प्रवेश जी भी वही बात कह रहे हैं, बीजेपी ने भी वही हिदायत के तौर पर जरूर वो दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि फायदा उनको जरूर हुआ है। तो ये सारी गलतियां नहीं होती, इसको लेकर पार्टी के भीतर क्या कुछ मंथन है आरोप प्रत्यारोप के अलावा अगर बात करें तो? राघवेंद्र जी, दिग्विजय सिंह जी पहले दिन से मोर्चे पर हैं, अग्रिम पंक्ति पर लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने देखा है। कमलनाथ जी लगातार उस मोर्चे पर हैं। सलाह लेना और नहीं लेना किसने नजरअंदाज किया उनको? वो हमारे वरिष्ठ नेता, उनसे पूछ के किया गया, सारे कदम उनसे पूछ के उठाए गए। नामांकन में भी दाखिल थे, वो नामांकन दाखिल करते समय भी थे। सारी लड़ाई दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में लड़ी गई। एक चीज, दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हम तीसरा कैंडिडेट उतारने के मूड में नहीं थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी कौन सी भारतीय जनता पार्टी? ये अटल बिहारी और आडवाणी वाली नहीं है जो ये कहते थे इस तरह के कृत्य को हम चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी एन कैन प्रकार कहीं ना कहीं चुनावों को प्रभावित करने वाली भारतीय जनता पार्टी। मैंने 2 सवाल कर दिए, रोहित आर्या और राहुल कोठारी, महंगा पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। अब सुनिए, आप बातें कर रही है, अच्छा नहीं है, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, जिससे जनता को अच्छा नहीं मानती। कोर्ट से कोई लेटर आएगा तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। प्रवेश जी ने स्पष्ट कर दिया। जब आपने जवाब दिया तो आप यहाँ पे जानकारी भी देते। जब आप जवाब देना, अपनी जानकारी, अपनी जवाब देना आपको मानते हैं, नैतिकता मानते हैं, तो वो जवाब जानकारी भी देनी चाहिए थी। आपने क्यों नहीं दी जानकारी? अपराध लिखते फॉर्म 26 में कहीं कोई कालम नहीं है। अपराधी होते तो हम निश्चित तौर पर लिखते। सरकार किसकी है तेलंगाना में? कहीं ना कहीं कांग्रेस की। जिस बच्ची ने FIR दर्ज कराई है वो कांग्रेस की नेता है। अगर आपके भीतर असंतोष नहीं है, जितेंद्र जी समय हमारे पास कम है, अगर आपके कांग्रेस पार्टी के भीतर असंतोष नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, तो जो बात इन्होंने कहा, जो हेमंत खंडेलवाल कह रहे थे कि आप ही के लोग इनको लिंक भेज रहे थे, आप ही के लोग इनको मैसेज दे रहे थे कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, तो क्या है? पार्टी की डिप्लोमेसी है। अच्छा, ये डिप्लोमेसी है, जनता पार्टी की लड़ाने वाली नीति है। एक चीज समझिए आप, 62 विधायक दिल्ली में उपस्थित है, 62 विधायक दल में बैठे थे। कैसे नजर आ गई इनको फूट? या तो ये इस तरह के कामों को करते रहते हैं, विपक्षी दलों के नेताओं को फोड़ने का काम करते हैं, या तो इन्हें ऐसी महारत हासिल है। 62 के 62 लोग दिल्ली में प्रदर्शन में है, 62 लोग विधायक दल में थे। आपको कहां से मालूम चल गया कि कांग्रेस के अंदर फूट है?
असल में तीसरा कैंडिडेट अरे, राघवेंद्र जी आपकी इसीलिए तरफ ठीक है, से समय हमेशा मार्कस कम है। मिलती है। शिवानी जी रोक रहा हूं आपको। प्रवेश जी आखिरी सवाल आपसे, और जब 30 उसमें सेकंड। सफलता नहीं प्रवेश जी मिली, 30 सेकंड। तो क्या उन्होंने मैसेज गया है राजनीतिक कांग्रेस गलियारों में? को इस आने पूरी का जो पाप तस्वीर किया। इस वक्त मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव के बाद सामने आई है, पॉलिटिकल मैसेज, राजनीतिक संदेश क्या गया है? और एक सवाल और है कि क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो कांग्रेस अनुभव और जो नए चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं, उनमें बैलेंस बनाने में कहीं असफल रही, उसका नतीजा ये रहा? देखिए, कांग्रेस निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं विफल हुई है। डमी कैंडिडेट का ना होना और सही कैंडिडेट का चुनाव ना करना, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन फिलहाल यहाँ कांग्रेस वर्सेस इलेक्शन कमीशन कहना ज्यादा उचित होगा। इलेक्शन कमीशन की भी कार्यप्रणाली फिलहाल सवालों के घेरे में, हालांकि अंतिम निर्णय माननीय न्यायालय लेगा, पर प्रारंभिक तौर पे जो मेरी समझ है, किसी भी आम आदमी की समझ है, मेरा सवाल सीधा सा है कि साहब FIR कहाँ हुई है, ये बता दें। FIR में नाम है क्या? जब तक वो नहीं होगा या अदालत ने भी मामला दर्ज किया हो तो उसका कोई लेकिन कारण फोकस नोटिस के बाद जो उन्होंने आंसर किया है, क्या उसको नहीं तो आंसर तो करेंगे। देखिए, ये बात है घुमाने की। आपके ऊपर कोई आरोप लगा, चिट्ठी आएगी कि साहब शिकायत आई है, तो जवाब तो आप देंगे ना, वो भी न्यायालय है। न्यायालय के नोटिस को कौन साइड में रख देगा? तो उन्होंने जो भी जवाब दिया मैं नहीं जानता, पर कोई भी व्यक्ति होगा तो जवाब देगा। ऐसे तो आपको एक उदाहरण में देता हूं, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ लोकायुक्त ने नोटिस जारी किया था इसी तरह के मामले में कि उनको शिकायत की गई, उन्होंने कार्रवाई नहीं की गई। ठीक है। लेकिन अब सवाल जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट के पास जो है फैसला सुरक्षित है इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट क्या आगे संज्ञान लेता है और आगे क्या कुछ तस्वीरें आती है। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।